नमस्कार दोस्तों, 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करता है और इंडिया की 11 एयरफील्ड्स पर बमबारी की जाती पाकिस्तानी एयर डिफेंस के द्वारा। अमृतसर, पठानकोट, अम्बाला, आगरा, श्रीनगर ये कुछ प्रमुख प्लेसेस थे। उसी शाम को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रेडियो पर एक मैसेज जारी करती हैं देशवासियों के लिए। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। और दोस्तों, इसी के साथ शुरू होता साल 1971 वार, जिसके एंड में एक नए देश की शुरुआत होती है, बांग्लादेश। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या रीजन था इस वार के पीछे, आखिर क्यों ये वार हुई थी, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस हिस्ट्री के वीडियो में। दोस्तों, इस इवेंट को समझने के लिए हमें इंडिया और पाकिस्तान के हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कॉलोनियल टाइम से पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक नहीं बल्कि कई सारी किंगडम्स राज करते थे, और ये सभी किंगडम्स अपने आप को एक अलग लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन से आइडेंटिफाई करते थे। और दोस्तों, कुछ यही कहानी थी आज के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की, जो उस टाइम पे बंगाल के नाम से जाना जाता था। 13वीं सेंचुरी से इस एरिया में ज़्यादातर मुस्लिम राजाओं का रूल चलता था, लेकिन धर्म से ज़्यादा यहाँ के लोग बंगाली भाषा, कल्चर और ट्रेडिशन से इंटीग्रेटेड महसूस करते थे। अलग अलग धर्म से होने के बाद भी इनकी कम्युनिटी में यूनिटी एग्जिस्ट करती थी। अब साल 1757 में बंगाल में ब्रिटिश रूल आने के बाद इनकी कम्युनिटीज़ के लोग धर्म के नाम पर अलग होने लगे थे, लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन थी और वो थी बंगाली एथनिसिटी। अब साल 1947 के बाद इंडिया को आज़ादी मिल जाती है और इसी समय देखने को मिलता पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान का। साल 1914 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन में लाहौर रेजोल्यूशन बनाया जाता है और इसमें डिमांड उठाई जाती है कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए। उन्हें ये डर था कि अगर आज़ादी के बाद एक ही देश बना रहा तो मुस्लिम लोग माइनॉरिटी बन जाएंगे और डर में जिएंगे। इस डिमांड को उठाने वाले थे मुस्लिम लीग के एक नेता मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो, इसलिए वो मोहम्मद अली जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ऑफर करते हैं, पर मोहम्मद अली जिन्ना इसे ठुकरा देते हैं और एक नए देश की डिमांड करते हैं। एक ही लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोगों को धर्म के नाम पर बांटा जाता है। इसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं पंजाब और बंगाल। पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में जाता है तो कुछ हिस्सा इंडिया में रहता है, सेम विद बंगाल। बंगाल का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में जाता है तो कुछ हिस्सा इंडिया में रहता है। इस पार्टीशन में दोस्तों भारी संख्या मास माइग्रेशन देखने को मिलता है। इंडिया से बहुत से मुस्लिम लोग पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान से बहुत से हिंदू लोग इंडिया आते हैं। इसी बीच बहुत से दंगे होते हैं और इसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। एस्टिमेट किया जाता है कि 2 से 20 लाख लोग मारे गए थे। अब इस पार्टीशन के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में बढ़ता है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जो एक दूसरे से 1600 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। मेजोरिटी ऑफ एथनिक ग्रुप बंगालीस मुस्लिम का था जो ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे थे, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बख्तूनी, बलूची एथनिक ग्रुप के लोग रह रहे थे। ऐसे में एक बड़ी आबादी होने के बाद भी बंगाली मुस्लिम्स को साइड लाइन कर दिया जाता। पॉलिटिक्स से लेकर मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, ये सभी वेस्ट पाकिस्तान के ही हाथों में होती है। अब दोस्तों, इसके अलावा सबसे बड़ा जो रीजन था वो था लैंग्वेज को लेकर। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को डिक्लेयर कर देते हैं। जिन्ना का ये डिक्लेरेशन ईस्ट पाकिस्तान को हिला कर रख देता है। बंगालीस मुस्लिम के लिए उर्दू एक इलीट भाषा होती है जिसे केवल हाई ऑफिशियल्स ही बोलते थे, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे बच्चे से लेकर बूढ़े तक बंगाली भाषा बोल रहे होते हैं। तो वे लोग अपनी भाषा को बचाने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं और भारी संख्या में प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। 21 फरवरी 1952 के प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा था प्रोविंशियल असेंबली के सामने। स्टूडेंट का एक बड़ा ग्रुप और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इकट्ठे होते हैं और पाकिस्तानी आर्मी इन पे ओपन फायर कर देती है, जिसमें 5 लोग मारे जाते हैं। आगे चलकर बांग्लादेश इस दिन को अपने लैंग्वेज मार्टर डे के तौर पर मनाता है। साल 1954 आते आते बंगालियों का क्लेश इतना बढ़ जाता है कि बंगाली भाषा को ऑफिशियल स्टेटस और साल 1956 में स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दे दिया जाता है। अब दोस्तों, इस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझते हैं। देखिए, साल 1947 के बाद पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के नए गवर्नर जनरल बनते हैं और लियाकत अली खान को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। उसके अगले ही साल 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना का देहांत हो जाता है, तो उनके गुजर जाने के बाद ख्वाजा नजीमुद्दीन नए गवर्नर जनरल बनते हैं पाकिस्तान के। करीब 3 साल बाद अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान का असैसिनेशन कर दिया जाता है, तो ख्वाजा नजीमुद्दीन नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बनाते हैं, जो कि एक पंजाबी थे। साल 1953 में पाकिस्तान में पहली बार मिलिट्री को देखने को मिलता है। गुलाम मोहम्मद पावर टेक ओवर कर लेते हैं और ख्वाजा नजीमुद्दीन को डिसमिस कर देते हैं। उसके अगले ही साल 1954 में इलेक्शन होता है पाकिस्तान में, और इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिसमिस कर दिया जाता है गुलाम मोहम्मद के द्वारा। उसके अगले ही साल 1955 में फिर से एक बार मिलिट्री कू देखने को मिलता है पाकिस्तान में, और इस मिलिट्री कू के बाद मेजर सिकंदर मिर्जा नए गवर्नर जनरल बनते हैं पाकिस्तान के। तो दोस्तों, साल 1947 से लेकर साल 1971 तक कई सारे फेजेस देखे जाते हैं जिसमें मिलिट्री रूल चल रहा होता है पाकिस्तान में। ऑब्वियसली कहा जाए तो ईस्ट पाकिस्तान को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट होने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। एक और बड़ी वजह यह थी दोस्तों कि ज़्यादातर जो पैसा देश खर्च करता था वो वेस्ट पाकिस्तान को ही डेवलपमेंट करने के लिए करता था, जबकि रेवेन्यू का 62% पैसा ईस्ट पाकिस्तान से आ रहा था। वेस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था।
अब उसके बाद साल 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार होता है और इस वार में पाकिस्तान को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। ईस्ट पाकिस्तान अपनी कमज़ोर आर्मी की वजह से ये वार हार जाता। तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इम्बैलेंस था वो इस वार के बाद और दिखाई देने लगता है। तो साल 1966 में अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए 6 पॉइंट की डिमांड करते हैं। इस डिमांड की पहली पॉइंट होती है कि पाकिस्तान को एक फेडरल स्टेट बना दिया जाए, ईस्ट पाकिस्तान को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, जो रिसोर्सेस हैं ईस्ट पाकिस्तान के पास वे ईस्ट पाकिस्तान के ही गवर्नमेंट को दिए जाए। इवन की 2 अलग अलग करेंसी हो इनकी, एक ईस्ट पाकिस्तान की एक वेस्ट पाकिस्तान की, और इनकी 2 सेपरेट मिलिट्री हो, साथ ही इनके लिए एक अलग रिजर्व बैंक इस्टेब्लिश किया जाए। तो इन डिमांड से जाहिर होता है कि ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार इन डिमांड्स को रिजेक्ट कर देती है और इसे गवर्नमेंट के खिलाफ बताती है। 19 जून 1968 को शेख मुजीबुर रहमान और उनके 34 साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है देश के खिलाफ कंस्पिरेसी रचने के इल्जाम में। उस समय पाकिस्तान में आयूब खान की सरकार होती है। आयूब खान कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं जिससे वो आज़ाद बांग्लादेश बना सकें। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक शेख मुजीबुर रहमान काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। तो उनके अरेस्ट हो जाने के बाद लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और भारी संख्या में प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से 22 फरवरी को जनरल आयूब खान शेख मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट रुकने का नाम ही नहीं लेता है। तो जनरल आयूब खान अपने पद से रिजाइन कर देते हैं और पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट बनते हैं जनरल याहिया खान, जो 1917 में पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शन करवाते हैं। इस इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग जीत जाती है और शेख मुजीबुर रहमान नए प्रेसिडेंट बनते हैं। तो पाकिस्तान पीपुल पार्टी के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो जनरल याहिया खान के साथ मिलकर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को कैंसिल करने का प्लान बनाते हैं और 1 मार्च 1971 को प्लान के अकॉर्डिंग जनरल याहिया खान पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को कैंसिल कर देते हैं। इसे सुनकर ईस्ट पाकिस्तान के लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतर जाते हैं और भारी संख्या में प्रोटेस्ट करते हैं। सभी लोग मिलकर एक नए देश की डिमांड करते हैं। 7 मार्च 1971 को अवामी लीग जनता के सपोर्ट में आती है और सभी लोग ऑर्गेनाइज होकर एक इंडिपेंडेंट आर्मी को बनाते हैं जिसे मुक्ति वाहिनी नाम दिया जाता है। अब इसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट को ईस्ट पाकिस्तान अपने हाथ से जाता हुआ नजर आता हो तो आर्मी के जरिए रिवोल्ट्स को दबाने की कोशिश की जाती है। 7 मार्च 1971 को फ्लाइट के जरिए कई पाकिस्तानी सोल्जर्स को ढाका लाया जाता है जो मुक्ति वाहिनी के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हैं। ईस्ट पाकिस्तान से निपटने के लिए वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तानी सेंट्रल पीस कमेटी बनाता है जिसे शांति वाहिनी नाम दिया जाता है। लेकिन पीस इस्टेब्लिश करने के बजाय ये कमेटी लोगों पर अत्याचार करती है, हजारों लोगों को मारा जाता है। 25 मार्च 1971 को वेस्ट पाकिस्तान एक खतरनाक जेनोसाइड प्लान करता है जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो लोग भी बांग्लादेश की मांग कर रहे हैं उन्हें पकड़ पकड़ के मार डालो। हजारों पाकिस्तानी सोल्जर्स 25 मार्च की आधी रात को ढाका शहर में घुसते हैं और सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान अपने अरेस्ट होने से पहले बांग्लादेश को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर चुके होते हैं। 27 मार्च 1971 को मेजर जियाउद्दीन इस डिक्लेरेशन को खुद पढ़कर सुनाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बांग्लादेश एक आज़ाद देश बन जाता है। लेकिन दोस्तों ये आज़ादी इतनी भी आसान नहीं होती है। करीब 30,000 से ज़्यादा इनोसेंट बंगालियों को मैसेकर्ड किया जाता है। आधे से ज़्यादा बंगालीस मुस्लिम ढाका शहर को छोड़कर भाग जाते हैं। करीब 10 मिलियन से ज़्यादा रिफ्यूजीज बांग्लादेश छोड़कर भारत भाग जाते हैं। तो दोस्तों इस पूरे कन्फ्लिक्ट का एक बड़ा असर पड़ता है इंडिया पर। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी फैसला लेते हैं कि बांग्लादेश की इस आज़ादी की लड़ाई में इंडिया भी शामिल होगा। 28 अप्रैल 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल श्याम मानेकशॉ से बांग्लादेश की सिचुएशन डिस्कस करती हैं और उन्हें कहती हैं कि जंग की तैयारी करें। श्याम मानेकशॉ वार चैलेंजेस को बताते हुए वार को अडॉप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि मानसून के महीने में बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति बन जाती है और ऐसी सिचुएशन में लड़कर जीतना काफ़ी मुश्किल हो सकता है इंडियन आर्मी के लिए। इसलिए वार का टाइम नवंबर दिसंबर का विंटर्स का सीजन रखा जाता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी श्याम मानेकशॉ पर पूरा कॉन्फिडेंस बनाए रखती हैं और उन्हें कहती है कि वो जब चाहे तब ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के काम की शुरुआत होती है मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से। उन्हें हर एक स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है ताकि वो पाकिस्तानी आर्मी से लड़ सकें। अब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई क्लेश नहीं होता। लेकिन 3 दिसंबर आते आते पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर देता है और इंडिया की 11 एयरफील्ड्स पर बमबारी की जाती है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को डर था कि इंडियन गवर्नमेंट किसी भी वक्त अपने मिलिट्री का इस्तेमाल करके इस वार में इंटरफेयर कर सकता है और बांग्लादेश को आज़ाद करा सकता है। तो वो लोग सोचते हैं कि पहले हम ही क्यों ना इंडियन एयरफोर्स को रोक सकें इस वार में आने से। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजी किसी काम की नहीं होती है क्योंकि इंडियन आर्मी कहीं ज़्यादा पावरफुल थी पाकिस्तानी आर्मी के कंपैरिजन में।
तो इंडिया को इस वार में इंटर करते ही पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन से अपील करता है कि इंडिया को सीज फायर करने के लिए फोर्स किया जाए। यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल 4 दिसंबर को असेंबल करता है और एक लंबी डिस्कशन के बाद अमेरिका, चाइना, यूके इंडिया को सीज फायर करने के लिए फोर्स करते हैं। लेकिन यहाँ इंडिया के सपोर्ट में सोवियत यूनियन आता है और 2 बार इस रेजोल्यूशन को वीटो कर देता है। 6 दिसंबर 1971 को इंडिया पहली कंट्री बन जाता है बांग्लादेश को एज इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करने वाला। इसी दिन भूटान भी बांग्लादेश को एज इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज कर देता है। 12 दिसंबर आते आते पाकिस्तान अपने सामने एक बहुत बड़ी हार देख रहा होता है। पाकिस्तान का 13,000 वर्ग किलोमीटर एरिया अब इंडिया के कंट्रोल में होता है। 16 दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी ढाका शहर को चारों तरफ से घेर लेती है और पाकिस्तानी आर्मी को 30 मिनट का समय दिया जाता है कि वो अपने आप को सरेंडर कर दें। इसी दिन एक हिस्टोरिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया जाता है। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक इंडियन आर्मी और बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स के आगे घुटने टेक देते हैं। अब यहीं पर वार समाप्त हो जाता है। उसके अगले साल 1972 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट साइन किया जाता है। इसके तहत पाकिस्तान बांग्लादेश को एज इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज कर देता है। इंडिया पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर्स को वापस रिलीज कर देता है। इस रेजोल्यूशन के बाद शेख मुजीबुर रहमान को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है। और 1973 में जब इलेक्शन होता है बांग्लादेश में तो वो लैंडस्लाइड मेजोरिटी के साथ इलेक्शन जीतते हैं। अब उसके अगले साल 1974 में यूनाइटेड नेशन भी बांग्लादेश को एज इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज कर देता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।